नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेके। प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक भाषण में कहा कि मेरे रगों में सिंदूर दौड़ता है खून की जगह। तो लोगों ने ये भी सवाल करना शुरू कर दिया, क्या बीजेपी पार्टी की नसों में अदानी का पैसा दौड़ता है? इस पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार और अडानी समूह के बीच संबंध काफी जांच और बहस का विषय है। आलोचकों के आरोप है कि तरजीही व्यवहार ने समूह को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ने में मदद की है। आइए जानते हैं कि कैसे बीजेपी सरकार ने विभिन्न स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध जानकारी और आरोपों के आधार पर अडानी समूह के व्यापार विस्तार, जिसमें विदेशी परियोजनाएं भी शामिल हैं, का समर्थन किया है। और ध्यान दें कि इनमें से कई दावों का खंडन किया गया है और अडानी समूह ने लगातार विशेष लाभ प्राप्त करने से इनकार भी किया है, ये दावा करते हुए कि इसकी सफलता राष्ट्रीय नीतियों और बाजार के अवसरों के साथ अलाइनमेंट के कारण है। बुनियादी ढांचा परियोजना आवंटन बात करें तो हवाई अड्डे 2018 में मोदी सरकार ने 6 हवाई अड्डों का निजीकरण किया और अडानी समूह ने हवाई अड्डे के प्रबंधन में कोई पूर्व अनुभव ना होने के बावजूद सभी 6 यानी कि अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम का 50 साल के पट्टे जीत लिए। राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं सहित आलोचकों ने इसे बेशर्मी से भाई भतीजावाद का कार्य कहा। आरोप लगाया कि अडानी के पक्ष में बोली नियमों में ढील दी गई थी। उदाहरण के लिए नीति आयोग ने एक ज्ञापन में अनुभवीन बोलीदाताओं यानी कि जो उन्होंने ऑक्शन में पार्ट लिया कि पूंजी गहन परियोजनाएं देने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी, लेकिन इन चिंताओं को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने सिरे से खारिज कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स की एलोकेशन में अदानी साहब को पूरा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का संरक्षण प्राप्त था। अब अगर हम पोर्ट्स की भी बात कर लें, बंदरगाहों की बात कर लें और रसद की बात कर लें, अडानी समूह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह संचालक बन गया है, विशेष रूप से अपनी मुद्रा बंदरगाह के माध्यम से जो महत्वपूर्ण कार्गो वॉल्यूम्स को संभालता है। समूह ने 1993 में गुजरात के बंजर भूमि का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया था, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के कार्यकाल में अडानी को भूमि अधिग्रहण और कर लाभ पर रियायती दरें मिली। इसकी तेजी से विस्तार संभव हुआ। हालांकि मैं आपका ध्यान एक मॉरिशस कंपनी की तरफ लेके जाऊंगा। एक मॉरिशस कंपनी की रजिस्ट्री थी जिसके बारे में कारवान की एक रिपोर्ट आती है। उस कारवां की रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि कंपनी जो अडानी और डिफेंस के करप्शन से लिंक्ड हैं, जिसमें इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज कंपनी थी, एक साबा इन्वेस्टमेंट थी, साबा इन्वेस्टेड एक शेल कंपनी थी जो आर्म्स डीलर सुसेन गुप्ता द्वारा कंट्रोल थी, जिन्होंने 160,000 यूरोस का इंटरस्टेलर से इनवॉइसेस दे के पैसा लिया था। और इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज कंपनी ने किकबैक्स रूट किए थे डिफेंस कंपनीज की 15 डील्स पर, जिसमें अगस्ता वेस्टलैंड की डील शामिल है। और इन सारी कंपनियों के लिंक एक FIDECO ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज से बनते हैं, जिनका दफ्तर उसी 44 रूई स्ट्रीट, जॉर्जिया पोर्ट लुई, मॉरिशस में है, जिस पर विनोद अदानी की कंपनियां भी रजिस्टर्ड हैं। और विनोद अदानी के अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन की अदानी मुंद्रा पोर्ट की भी कंपनी जो है उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। उस कंपनी का और दूसरी कंपनी जो उस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है उसका नाम है एटलस डिफेंस सिस्टम्स, एटलस इंटरैक्टिव इंडिया, जिसका डायरेक्ट लिंक उस एड्रेस के थ्रू FIDECO ग्लोबल बिजनेस सर्विस के साथ है। गोदामी इंटरनेशनल, जिसको नबन अली चलाते थे, PMC इंफ्रा, जिसमें इनका नाम आया था, ये सारी रिलेटेड पार्टीज हैं जो अदानी एक्सपोर्ट्स के द्वारा मुंद्रा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही थी। और ये अगस्ता वेस्टलैंड डील जो हुई थी हेलीकॉप्टर की, जिसमें किकबैक्स मिली थी, ये उसी पैसे को रीरूट करके मुंद्रा प्रोजेक्ट में लगाया गया है। PMC प्रोजेक्ट्स इंडिया की अगर बात करें तो ओवर इनवॉइसिंग करके विनोद अदानी की कंपनी के साथ कोलिजन के भी उनके जो हैं वो ताल्लुकात हैं। तो ये कारावान की रिपोर्ट मैंने जो आपको बताई, ये बहुत ही चौंका देने वाली है, क्योंकि ये मुंद्रा प्रोजेक्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो फंडिंग हुई वो अगस्ता वेस्टलैंड और 15 और डिफेंस डील्स, जिसमें भारत की रक्षा के लिए जो हम इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, हेलीकॉप्टर्स खरीदते हैं, नाइट विजन कैमरास खरीदते हैं, आर्म्स एम्युनिशन खरीदते हैं, कहा जाता है उसकी किकबैक्स इंटरस्टेलर और सुसेन गुप्ता की डमी कंपनीज के द्वारा इस पैसे को रीरूट विनोद अदानी की कंपनी के द्वारा, गोदामी इंटरनेशनल और PMC के द्वारा इन प्रोजेक्ट्स को, बंजर जमीनों को पोर्ट बनाने के लिए किया गया। इस पर यह बात होती है। और प्रोस्पेक्टस जो शेयर किया गया अदानी ग्रुप का खुद का, वो ये कहता है कि FIDECO ग्लोबल बिजनेस सर्विस
लिमिटेड जिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड है, वो एड्रेस पे ये सारी कंपनियां कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हैं। ईडी और सीबीआई ने जब इन्वेस्टिगेशन की थी अगस्ता वेस्टलैंड किकबैक्स में, तो उनको इस अदानी नेटवर्क का पता लगा था, उससे पहले उनको नहीं पता लगा था। एटलीस्ट ये कहा जाता है कि पार्ट ऑफ द फंडिंग जो है मुंद्रा पोर्ट की, वो अदानी की हिडन मॉरिशस नेटवर्क कंपनी से आई थी, जिनको बाद में विनोद अदानी और उनके एसोसिएट्स यानी कि नबन अली, शबन अली और अदानी ग्रुप ने यह कह दिया था कि हमारा विनोद अदानी की कंपनी का हमारे पेरेंट ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई तो उसके बाद उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि विनोद अदानी जो हैं पेरेंट प्रमोटर ग्रुप के हिस्सेदार हैं। और इसका जो एक लिंक है मैं आपको दिखाता हूं, वो अदानी विल्मर के साथ भी है। अदानी विल्मर लिमिटेड मुंद्रा पोर्ट पर है और ये जो वर्कर्स खड़े हैं, अदानी विल्मर एडिबल ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुंद्रा के बाहर 8 फरवरी 2023 को, और इसमें मॉरिशस और इंडियन सब्सिडरी विल्मर की जो थी वो शेयर होल्डर थी, जो पैरेलली अगस्ता वेस्टलैंड किकबैक्स के फंड फ्लो को मैनेज कर रही थी। और इसका भी एड्रेस पोर्ट लुई और दिल्ली में सेम कंपनी का है जहां पे बाकी कंपनियां रजिस्टर हैं। बाद में अदानी ने विल्मर में अपना शेयर बेच दिया और अपने आप का निवेश उसमें से निकाल लिया। दूसरा, मैं आपको ऊर्जा के क्षेत्र की बात बताता हूं। ऊर्जा क्षेत्र में मेरे पास जो स्लाइड है उसमें अदानी एनर्जी रिसोर्सेज शंघाई कंपनी, लोकेशन शंघाई चाइना, इनकॉर्पोरेशन डेट सितंबर 2 2024, उनकी पेरेंट कंपनी अदानी ग्लोब पीटीई, ए सब्सिडरी ऑफ अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड, सर्विसेज सप्लाई चेन सोल्यूशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब शंघाई में कंपनी 2024 में रजिस्टर्ड है। आपको याद होगा 2020-21 में चाइना ने लेह लद्दाख, देप्सोंग और अरुणाचल में कब्जा करके अपना बीआरआई नेटवर्क बनाया सीपीईसी का। अभी अनाधिकारिक तौर पे खबरें ये आ रही हैं कि सीपीईसी ने पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और दूसरे कंट्री से भी बात करके अपने सीपीईसी का ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर रही है, जिसमें अफगानिस्तान का तालिबान भी शामिल है। हालांकि 2-3 दिन पहले हमारे एनएसए अजीत डोवाल ने तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी, या तालिबान के इंटीरियर मिनिस्टर से बात की थी, और ईएम जयशंकर साहब भी फॉरेन मिनिस्ट्री से बात कर रहे थे। तो क्या मान लेना चाहिए कि तालिबान सीपीईसी ज्वाइन कर चुका है गवादर पोर्ट पाकिस्तान के तहत? क्योंकि चाबार पोर्ट का काम जो 2011 में शुरू होना था, वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ संबंध खट्टे होने के बाद वो पोर्ट शेल्व कर दिया गया, और उस पोर्ट के द्वारा स्विस कैनाल का एक ऑल्टरनेट रूट निकाला जाना था, जिसमें अजरबैजान भी शामिल था, रशिया भी शामिल था, ईरान भी शामिल था। कहीं ना कहीं टर्की और अजरबैजान से रिश्ते खराब करके अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अजरबैजान, टर्की एक तरफ खड़े हैं, और दूसरी तरफ तालिबान भी अगर सीपीसी प्रोजेक्ट में चाइना के साथ चला जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऊर्जा क्षेत्र की बात करूं तो अडानी भारत के सबसे बड़े निजी थर्मल कोयला बिजली उत्पादक और अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। कोयला ब्लॉकों के आवंटन और शिथिल नियमों जैसी सरकार की नीतियों की अडानी के पक्ष में आलोचना की गई है। उदाहरण के लिए 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोयला खदानों के पट्टे को अवैध करार दिया था, तो मोदी सरकार ने एक प्रावधान पेश किया जिसके तहत राज्य सरकारें प्रतिस्पर्धा नीलामी को दरकिनार करते हुए अडानी की 2 खदानों के लिए माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर एमडीओ के रूप में बहाल कर सकती हैं। आपको याद होगा मनमोहन सरकार में कोल स्कैम पर बहुत सारी चीजें उठी थी, सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि अब कोल जो खाने हैं गवर्नमेंट उसका आवंटन जिन लोगों को करेगी, पहले तो पारदर्शी तरीके से उसकी ऑक्शंस होंगी और उसके बाद उसको सबलीज नहीं किया जाएगा। तो और जितनी भी आवंटन हुई थी मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2014 तक, उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो उसका जो है ये ऑल्टरनेट रूट निकाला गया और माइन डेवलपर्स ऑपरेटर्स का ऊर्जा का, अक्षय ऊर्जा का भी और कोल माइनिंग का भी काम जो है वो उनको दिया गया और बिजली के कारखाने जो कोल ऑपरेटेड थे वो भी अदानी साहब को दिए गए। तो क्या इसको मान लें कि मोदी साहब ने इंडो चाइना बॉर्डर पे जो फ्रीज सडन जो लगी, क्या ये एक कारण था? क्योंकि अदानी साहब रिन्यूएबल एनर्जी में उस समय चाइना के इंपोर्ट पे डिपेंडेंट थे। हमारा चाइना का इंपोर्ट जो है वो $100 बिलियन से ज्यादा है, और अदानी के बहुत सारे कारोबार चाइना के बिजनेस के साथ चलते हैं। अगर चाइना ने हमारी 1000 या 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जगह कब्जा कर ली थी, तो क्या चाइनीज कॉन्टैक्ट्स होने के बाद, उनसे इतना इंपोर्ट लेने के बाद, क्या अदानी को इसमें बीच में डाल के मामले को सुलझाया नहीं जा सकता था? इस पर भी कई लोगों के प्रश्न चिन्ह हैं। पॉलिसी और रेगुलेटरी सपोर्ट की बात करें तो विपक्षी दलों का ये इल्जाम हमेशा सरकार पे रहता है कि पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेके सरकार हमेशा से अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट को वित्त पोषित करती आई है।
कोयले के क्षेत्र की बात मैंने आपको बताई। मोदी सरकार द्वारा अडानी को घने वन क्षेत्र में 450 मिलियन टन से अधिक क्षमता वाले कोयले के ब्लॉक का खनन करने की अनुमति देने का निर्णय को आवंटन प्रक्रिया को अनुचित मानने के बावजूद एक महत्वपूर्ण उपकार के रूप में उद्धृत किया गया। ये अपवाद ने अडानी को खनन जारी करने में सक्षम बनाया, जबकि अन्य निजी खिलाड़ियों को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। तो जो भी कॉम्पिटिटर आया, उसको ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो, इनकम टैक्स की कार्रवाई हो, पोर्ट लेने हो, एयरपोर्ट्स लेने हो, जीवीके हो, कोई भी कंपनी हो, अडानी के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में कोई भी कंपनी आती हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, उसके बारे में आज सीजीआई बीआर गवई ने भी बात की, उसके बाद में हम बात करेंगे। अगर बैंकिंग और वित्तीय सहायता की बात करें तो अडानी समूह को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पुनर्गठित ऋण और अनुकूल ऋण यानी कि रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जो लोन्स हैं, उन शर्तों से लाभ हुआ। उदाहरण के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक की 5-25 रीफाइनेंस योजना के तहत अडानी पावर को कम से कम 15,000 करोड़ के ऋण रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दिए गए और उनके रीपेमेंट पीरियड्स 15 से 25 साल तक के लिए, और उसमें 15 महीने से लेकर 20 महीने तक का इंटरेस्ट मोरेटोरियम भी दिया गया। मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि आपको 15 से 20 महीने कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है, ब्याज में माफी दी गई और उनके सारे लोन्स को, रीपेमेंट स्ट्रक्चर्स को 15 साल से लेकर 25 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये रेगुलेटरी, अगर हम लीनेंसी की बात करें तो आरोप बताते हैं कि सेबी अडानी समूह की वित्तीय प्रथाओं की जांच करने में धीमा रहा है, खासकर 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद, जिसके समूह पर स्टॉक हेराफेरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। आलोचकों का दावा है कि सेबी की निष्क्रियता सरकारी संरक्षण को दर्शाती है। हालांकि अडानी इन आरोपों से इनकार करते रहे। तो सरकारी पहलों के साथ तालमेल, अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने आपको बताया, रक्षा के क्षेत्र में, डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में अडानी ने निवेश किया। मोदी के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए 1.35 बिलियन का ऋण प्राप्त किया। 1 बिलियन 8,000 करोड़ होता है, तो लगभग 12,000 करोड़ का उन्होंने ऋण प्राप्त किया, जो एशिया की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है और विदेशी निवेशों से लाभान्वित हुई है। जैसे कि फ्रांस की टोटल ने अडानी ग्रीन में $2.5 बिलियन का निवेश किया, यानी कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश मात्र टोटल ने किया। सरकार के निजीकरण अभियान और व्यापार अनुकूल नीतियां यानी कि प्राइवेटाइजेशन ड्राइव और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज ने अडानी को रणनीतिक क्षेत्रों में जीतने में सक्षम बनाया, जिनसे 5 वर्ष यानी कि 2018 से 2023 में समूह के मूल्यों में 2500% से ज्यादा की वृद्धि हुई। और विदेशी परियोजनाओं की बात करें तो विदेशी परियोजनाओं की तो बहुत एक लंबी फहरिस्त है। मैं 4-5 देशों की आपसे बात करूंगा, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है। मैं आपको उसका देशों का नाम बता देता हूं। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी जहां भी गए, अडानी का वहां जाना तय था। कथित तौर पर मोदी जी ने अडानी को ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, वियतनाम, ग्रीस, इंडोनेशिया, इजराइल, केन्या, नेपाल, श्रीलंका और तंजानिया सहित कई देशों में अपनी व्यापारिक हितों को बढ़ाने में मदद की। मोदी की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बाद अक्सर अडानी समूह विदेशों में बड़े सौदे हासिल करता रहा है, जिससे सरकार के समर्थन में आरोप लगते आए सरकार का समर्थन का आरोप लगता आया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, कीनिया और कतर जैसे देशों में अडानी परियोजनाओं की घोषणा मोदी की यात्राओं या राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ बैठकों के तुरंत बाद की गई। ऐसा इल्जाम विपक्षी पार्टियों ने भी किया, खासकर राहुल गांधी ने इस बात को उजागर किया है। बांग्लादेश की बात करें तो मोदी की 2015 की बांग्लादेश यात्रा के दौरान अडानी पावर ने बांग्लादेश की बिजली की आपूर्ति करने के लिए भारत के गोड्डा जिले में 1600 मेगावाट का कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। भाजपा के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने परियोजना के लिए 917 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए मानदंडों का उल्लंघन किया था और अडानी को राज्य को 25% आपूर्ति करने की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए सभी उत्पादित बिजली को निर्यात करने की अनुमति देने के लिए एक स्पेशल एसईजेड बनाने की घोषणा की थी और उन नीतियों में बदलाव किया गया था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में $700 मिलियन के अमेरिकी वित्त पोषित बंदरगाह परियोजना सहित श्रीलंका के ऊर्जा और बंदरगाह क्षेत्रों में अडानी की भागीदारी को मोदी के प्रभाव से जोड़ा गया है। श्रीलंकाई ट्रेड यूनियन ने आरोप लगाया कि मोदी ने सरकार पर अडानी का पक्ष लेने के लिए दबाव डाला। हालांकि बाद में अडानी के कानूनी मुद्दों के कारण अमेरिका ने फंडिंग वापस ले ली। कीनिया की बात करें तो दिसंबर 2023 में कीनियाई राष्ट्रपति विलियम रूटो की भारत यात्रा के दौरान गौतम अडानी हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के बारे में चर्चा में मौजूद थे। इसके बाद अडानी ने नैरोबी के जोमो कन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के
नवीनीकरण के लिए $1.85 बिलियन का सौदा प्रस्तावित किया। विसल ब्लोअर नेल्सन अमेनिया सहित आलोचकों ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया। हालांकि इस सौदे को केन्या के विरोध और कोर्ट इंजंक्शन का सामना करना पड़ा। उसके बाद राष्ट्रपति ने उसको कॉल ऑफ कर दिया। कतर की बात करें तो फरवरी 2025 में अडानी हार्बर सर्विसेज ने कतर के एक संयुक्त उद्यम बनाया, जिसके क्षेत्र में मोदी की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट इन द रीजन के तुरंत बाद 49% हिस्सेदारी जो है वो उनको मिल गई। वियतनाम के पीएम की विजिट की बात करें तो उसका भी मैं आपको एक नरेशन दे देता हूं। अदानी ग्रुप ने 85,000 करोड़ लॉजिस्टिक्स, पोर्ट, एनर्जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में वियतनाम में लगाने का एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी प्लान कर रही है वियतनामीज फर्म्स के लिए बिन थुआन थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए, लोंग थान और चुलाई एयरपोर्ट के लिए और डायनांग पोर्ट के लिए। मोदी अदानी ग्रुप जो है वो एडवांस टॉक कर रहा है इंडोनेशिया के साथ $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के लिए, साबांग पोर्ट को डेवलप करने के लिए। इसको कहा जाता है कि ये, मैं आपको मैप दिखा देता हूं, इट फॉल्स अंडर इंडियाज प्लान, जिसको कहा जाता है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी टू काउंटर चाइना, जिसमें शेशल्स, डुकम, चाबार, हालांकि चाबार का अभी तो प्रोजेक्ट जो है वो शेल में हो गया है, मंगोलिया, जापान, वियतनाम, चांगी और साबांग। तो साबांग का जो है $1 बिलियन की कमिटमेंट अदानी ग्रुप ने कही। अभी ये प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं किया है। कीनियन प्रेसिडेंट ने टर्मिनेट कर दिया था 30 साल का जो एग्रीमेंट उन्होंने किया था पावर लाइंस बिल्डअप करने का, और अदानी की जो कंपनीज हैं उनका जो मेन स्ट्रीम एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो कारभार उनको देना था डेवलपमेंट के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, वो भी उन्होंने वापस ले लिया है। जब खबर आती है कि अदानी साहब हिंडनबर्ग में की रिपोर्ट में जो है वो चिन्हित हो गए हैं और एक फ्रॉड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के फ्रॉड में वो चिन्हित हो गए हैं, नामित हो गए हैं। जब वो लास्ट एसईसी का जब वो इंडाइटमेंट होता है तो उसके बाद कीनिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंस करके वो प्रोजेक्ट उनके हाथ से वापस ले लिया। अडानी जी को अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, कोयला खनन और हथियारों में आपको बताया मैंने, एल्बिट सिस्टम्स जो है उसमें ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने इजराइल के साथ किया है। तो इजराइल के द्वारा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग उनको टेक्नोलॉजी मिलती है और बहुत सारा ऑफसेट यहाँ से वेपन बन के जाता है। एक अनुमान के अनुसार भारत ने इस साल वित्तीय वर्ष में करीब $2 बिलियन का बिजनेस जो है सिर्फ हथियार बनाने और इजराइल को बेचने किया गया। क्या है ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? होता है कि इजरायली कंपनीज टेक्नोलॉजी देंगी और भारत की कंपनियां उस टेक्नोलॉजी से जो भी वेपन बनाएंगी उससे 30 से 40% वेपन इजराइल को देंगी, जिसको वो अलग अलग जगह यूज करेंगे। अडानी द्वारा ऑस्ट्रेलिया के एबर्ट पॉइंट कोयला टर्मिनल हो, इंडोनेशिया की कोयले की खदानें हो, उसका अधिग्रहण मोदी जी के उन देशों में यात्राओं के बाद ही हुआ। आलोचकों का यह भी तर्क है कि मोदी द्वारा अडानी के हितों को बढ़ावा देने में कभी कभी श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध खराब भी हुए हैं, जहां अडानी की परियोजनाओं को स्थानीय विरोध, पर्यावरण और आर्थिक चिंताओं का हवाला देता है। तो आपने देखा किस तरीके से गोडा पावर प्लांट में बांग्लादेश की सरकार जब चेंज हुई, मोहम्मद यूनुस वहां पे आए, शेख हसीना जब हटी, तो उन्होंने कहा कि ये जो बिजली हमें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ये बहुत महंगा है, और जो एसईजेड के तहत अदानी को जो ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिले या जो उनको कंसेशंस मिले, उस कंसेशंस को इस प्राइसिंग में इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। ये बांग्लादेश की जनता के साथ धोखा है। और इन विवाद के चलते, आरोपों के चलते और भी आगे विवाद हैं, जिसमें राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने मोदी पर बंदरगाहों, हवाई अड्डों और रक्षा अनुबंधों जैसे बुनियादी ढांचे परियोजनाओं को देकर अडानी का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि 2024 में मोदी की नीतियों ने 22 अरबपतियों को समृद्ध किया है, जिसमें अडानी प्राथमिक लाभार्थी हैं, यानी कि सबसे बड़े लाभार्थी जो हैं वो स्कीम, मोदी जी की स्कीम्स के अडानी साहब हैं। 2023 की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में शेयर हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, जिसमें मोदी के साथ अडानी के संबंधों की जांच और तेज हो गई है। रिपोर्ट के कारण अडानी के बाजार मूल्य में $140 बिलियन का नुकसान हुआ था और विपक्षी दलों ने सरकारी संरक्षण का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। मोदी सरकार ने अडानी के वित्तीय हितों का लाभ पहुंचाने के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट रूल्स में भी बदलाव किया। हालांकि अमेरिकी अभियोजकों ने सौर ऊर्जा अनुबंधों यानी कि सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित $250 मिलियन की रिश्वत कांड के लिए गौतम अडानी पर अभियोग लगाया। अडानी का बचाव अडानी के बचाव में गौतम अडानी ने विशेष लाभ प्राप्त करने से बार बार इनकार किया है। 2024 में और बाद के साक्षात्कारों में कहा कि उनकी सफलता नीति सुधारों से उपजी है, जिसने न केवल उनके समूह को बल्कि सभी व्यवसायों को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुंद्रा जैसी भूमि अधिग्रहण में बंजर भूमि शामिल थी और उनके समूह की वृद्धि भारत की आर्थिक प्रगति के साथ ही
हुई है, लेकिन ये किसी हद तक बाजार को, अफसरों और नीतियों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वर्सेस मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड पॉलिसीज अलाइनमेंट भी एक डिबेट हो जाती है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया गया या मार्केट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई और पॉलिसी अलाइनमेंट के तहत इन लोगों को फायदा पहुंचाया गया। सरकार के प्राइवेटाइजेशन ड्राइव, रिलैक्स रेगुलेशंस और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की नीतियां सबके लिए बनी थी, उसमें उनको भी फायदा हुआ। तो इसलिए ये कह देना कि अदानी समूह को फायदा मोदी सरकार ने कराया है, ये अनुचित होगा, ये अदानी ग्रुप का कहना है। विदेशों में मोदी के कूटनीतिक प्रयास अडानी के सौदों के साथ मेल खाते हैं, लेकिन स्थानीय विरोध और कानूनी चुनौतियां जैसे कि कीनिया और श्रीलंका में देखा गया संकेत देते हैं कि इन परियोजनाओं का यूनिवर्सल रूप से स्वागत नहीं किया गया है। तो ये तो मामला है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नसों में अडानी का पैसा दौड़ता है। मैंने आपको संक्षेप में जितनी सूचनाएं मेरे पास उपलब्ध थी, संक्षेप में मैंने आपको सारी सूचनाएं, सारे प्रोजेक्ट्स ट्राई किए कवर करने के, कुछ छूट भी गए होंगे, आने वाले प्रोग्रामों में उसको भी कवर करूंगा। और ईडी के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा है कि सरकार द्वारा परिवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। आपको याद होगा, मैंने एक प्रोग्राम पहले किया था तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन का, जिसमें बगैर किसी चार्जशीट के ईडी जाती है और उनके तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में कहती है कि ये लोग शराब के बिजनेस में जो है वो हेराफेरी कर रहे हैं, जबकि कोई चार्जशीट, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई वहां की लोकल पुलिस की कोई एफआईआर मौजूद नहीं है। एक आदमी पे कार्रवाई करने के लिए आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे यूनिट को आप दोषी नहीं ठहरा सकते। और पब्लिक सेक्टर, वो भी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, आप वहां जाके कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। तो उसके पीछे का कारण यह है कि तमिलनाडु सरकार ने एक विधेयक पास किया था जिसमें स्पेशल दिल्ली रीऑर्गेनाइजेशन पुलिस एक्ट में उन्होंने सीबीआई को बगैर परमिशन के कोई कार्रवाई करने से मना किया था। तो क्योंकि अब सीबीआई का कार्य क्षेत्र तमिलनाडु से बाहर हो गया, तो ईडी के द्वारा ये काम कर लिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि 22 मई 2025 यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान ईडी की कार्रवाइयों के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, बी.आर. गवई साहब ने कहा, आपका ईडी सभी सीमाओं को पार कर रहा है, आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं। जबकि उन्होंने राज्य निगम के खिलाफ मामला दर्ज करने के ईडी के अधिकार पर सवाल भी उठाया। ये टिप्पणियां ईडी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने के बारे में चिंताओं को दर्शाती हैं, विशेष रूप से भारत के संघीय ढांचे के संबंध में, न कि सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए ईडी का उपयोग करने का सीधा आरोप लगता है। कुछ लोग इन टिप्पणियों की व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि ईडी को केंद्र सरकार द्वारा हथियार बनाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर लगभग 98% ईडी मामले विपक्षी नेताओं को लक्षित करते हैं, जिसमें राजनीतिक दुरुपयोग की धारणाएं बढ़ती हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से नहीं की गई है। इन्हें अनिर्णायक माना जाता है। न्यायमूर्ति गवई का व्यापक न्यायिक रुख कार्यपालिका के अतिक्रमण को रोकने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व पर जोर देता है। 2024 के भाषण में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन जुडिशरी ऑटोनॉमी अंडरमाइंस इम्पार्शियल जस्टिस, जो अप्रत्यक्ष रूप से ईडी जैसी संस्थाओं के बारे में चिंताओं से संबंधित हो सकती है। मनीष सिसोदिया को जमानत देने और राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने जैसे उनके फैसले व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और राज्य की मनमानी कार्रवाइयों पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे कुछ लोग जांच एजेंसियों के दुरुपयोग में प्रतिरोध के रूप में व्याख्या करते हैं। हालांकि गवई ने यह कहते हुए कोई सीधा उदाहरण नहीं दिया कि ईडी का इस्तेमाल स्कोर सेट करने के लिए किया जाता है, लेकिन उनकी टिप्पणियां और न्यायालय का उस पर रुख जो है वो साफ है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।